हाय एवरीवन। कुछ दिनों पहले मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा जो विदु राजू नाम की एक अध्यापिका पशुपालन के विषय में बहुत सारी जानकारी साझा की है और बहुत ही सुंदर वीडियो। मैंने वो वीडियो पूरा देखा। अंत में मुझे मेरा बचपन याद आ गया। मैं भी बचपन में मेरे गांव में मेरे घर में जानवरों को पाला करता था। मेरे घर में भी काफ़ी गाय भैंस बकरी आदि होते थे। तो गांव के सारे लोग पशु पालते थे और कृषि करते थे। हम सब झोपड़ियों में रहते थे। छत पर पत्तियाँ और लकड़ियों से बना हुआ होता था और फर्श जो है मिट्टी से गोबर से लेप किया हुआ होता था। हम ऐसे गांव में रहते थे। तो हमारा जो झोपड़ी होती थी वो अक्सर सड़ जाती थी, पत्तियाँ सड़ जाते थे, लकड़ियाँ ख़राब हो जाती थी। तो हम लोग ये लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाते थे। अब बड़े लोग जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके साथ में हम भी जाते थे। छोटे छोटे बच्चे हम लोग भी जाते थे लकड़ी काटने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, केकड़ा पकड़ने के लिए, झींगा पकड़ने के लिए, फिर औषधि जड़ी बूटी इकट्ठा करने के लिए, शहद इकट्ठा करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हम जंगलों में जाया करते थे। तो जब भी हम लोग जंगल जाते थे तब बुज़ुर्ग लोग बात करते थे कि अमावस्या पूर्णिमा, अमावस्या के समय अगर जंगल में जाते हैं लकड़ी काटने के लिए और पत्ती काटने के लिए तो वो लकड़ियाँ और जो पत्तियाँ हैं वो काफ़ी दिनों तक रहता है, ख़राब नहीं होता है, जल्दी कीड़े नहीं खाते। तो ये बातें मुझे उन लोगों से पता लगा, बुज़ुर्ग लोगों से। उसके बाद वही बुज़ुर्ग लोग बताते थे कि केकड़ा, झींगा, ये मछली, ये सब चीज़ जो है अमावस्या के समय में जो भी हम पकड़ते हैं वो बड़ा स्वादिष्ट होता है। उसमें मांस ज़्यादा होता है, अच्छा लगता है खाने के लिए। और ये जो जड़ी बूटी लेके आते हैं उसमें औषधिक गुण बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, जो शहद है उसमें भी औषधिक गुण बहुत ज़्यादा होता है, बहुत गाढ़ा होता है, बहुत अच्छा स्वादिष्ट लगता है। जैसा सजना फली की पत्ती जो है हम लोग घर में बना खाते हैं, उस सजना फली की पत्ती अमावस्या के समय में जब खाएंगे तो बहुत कड़वा होता है, मगर पूर्णिमा के समय में उसकी कड़वाहट कम हो जाती है। इस तरह से कई विश्वास, कई तरह के। अब जो है बीज बोते हैं तो वो अमावस्या के समय बोते हैं तो कीड़ा, उस पेड़ में जो भी फल लगता है उसमें कीड़ा कम लगता है। पूर्णिमा के समय में अगर बीज इकट्ठा करता है तो उसे बहुत जल्दी कीड़ा खा जाता है। इस तरह से कहीं कहीं विश्वास। जब ये सब चीज़ मेरे आसपास में रहती है इस तरह की बातें, तो हमेशा मेरे दिमाग में भी यही रहता है कि भाई ऐसा क्यों होता है। हमेशा प्रश्न, हमेशा संदेह। इस तरह से मैं था और मैं इनके इस विषय में हर किसी से प्रश्न भी करता था। तो वैसे हमारे घर में काफ़ी गाय बैल होते थे। तो जो गाय का जो क्रॉसिंग करवाता था जब, तो उसका जो दिनांक कैलेंडर में लिख कर रखा करता था। मेरी माँ वो काम करती थी, वो क्रॉस करा देती थी और कैलेंडर में नोट किया करता था। जब मैं 6-7 साल का हो गया तो मेरी माँ ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंप दी। बोला बेटा आप करना है इस काम को। तो मैं करना शुरू किया। जब मैंने कैलेंडर में देखा, कैलेंडर में भी अमावस्या पूर्णिमा को काले डॉट से नोट किया हुआ है। मैंने ये देखा तो मेरे दिमाग में ये आया कि चलो इसको क्यों ना एक कॉपी में लिख लिया करें। तो कॉपी में मैंने टेबल ड्रॉ किया और उसमें दिनांक, अमावस्या या पूर्णिमा, उसके बाद में गाय का नाम, किस घर से है घर का नाम, उसके बाद में वो जब पैदा होगी बच्चा तो उसका डेट, उसके बाद में या तो बछड़ा या बछड़ी। इस तरह से कॉलम बना करके मैंने नोटबुक में जो कि कॉपी में लिख लिया करता था। ये काफ़ी दिनों तक इस तरह का सिलसिला चलता रहा। तो मैंने देखा कम से कम 20-25 रीडिंग जब ले लिया तो मैंने पाया कि अमावस्या के समय में जो भी गाय को हमने क्रॉस करवाया उनका जो बच्चा पैदा हुआ वो सारी बछड़ी है और पूर्णिमा के समय में सारा बछड़ा है। उसके बाद में मैं इस चीज़ को जान लिया कि ये ऐसा होता है। तो हमारे घर में ही इस एक्सपेरिमेंट को कुछ और अधिक ध्यानपूर्वक करने लगा तो भी मुझे सही उत्तर मिला। तो बाद में मैं अपने गांव वालों को भी बताया। फिर हमारे घर में एक बहुत बड़ा सुंदर सा बहुत तगड़ा एक सांड था, एक बैल। तो वो बैल से जो है गांव के सारे लोग जो है क्रॉसिंग करवाता था। तो सारे गांव के, दूर दूर के गांव के भी गाय को लेकर हमारे गांव में आते थे क्रॉसिंग करवाने के लिए और ले जाते थे। तो हम उनका भी डेट नोट किया करता था। इस तरह से मुझे मौका मिला कहीं डेट नोट करने का। उसके बाद में और उस डेट में जब वो पैदा होता है उसमें उनके घर तक पहुंच जाता था मैं ढूंढ करके कि बछड़ा हुआ या बछड़ी हुआ।
और उसको भी नोट किया करता था। इस तरह से काफ़ी दिन तक किया। मैं जब तक स्कूल में पढ़ता था गांव में, तब तक मैंने ये काम किया, पढ़ाई के साथ साथ ये भी करता रहा और इससे हमारे गांव के कई लोगों को फ़ायदा भी हुआ। कुछ दिनों तक तो किसी को पता नहीं था, तो हम इसको प्रूव कर रहे थे कि हम सही है या गलत है। तब हमारे घर में बछड़ी पैदा होता तो गांव के पड़ोसी लोग पूछते थे कि आपके घर में हमेशा ही जो है बछड़ी पैदा होता है, कभी तो बछड़ा पैदा ही नहीं होता है। उस तरह की भी बातें हुई। बाद में तो सबको पता चल गया, बस कई लोगों को हमने बता दिए। उसके बाद ये काम हम करते करते आगे बढ़ता रहा। फिर मेरा जो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल था हमारे गांव में, 12वीं तक वहाँ पढ़ाई किया मैंने। तो उसके बाद में हमें शहर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, दूर दूर तक जाना पड़ता था। तो हम लोग जो है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सब मिल करके चले जाते थे शहर में पढ़ने के लिए। तो हम चले गए। तो जब हम शहर गए तो ये जो डेट वगैरह लिखने का काम तो मेरी माँ करती थी और हम वहाँ कॉलेज में पढ़ाई करते थे। तो इस बीच हमने कई प्रोफेसर लोगों से, हमें जो पढ़ाते हैं, लेक्चरर्स हैं, अध्यापकगण हैं, उन लोगों से इसके बारे में बताया है। इस विषय में हमने चर्चा किया। उसके अलावा कई वेटनरी डॉक्टर्स हैं, उनसे मिला, उनसे भी बात किया। कई रिसर्च सेंटर्स गए, वहाँ के जो साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्च करने वाले होते हैं, उनसे भी बात किया। तो इस तरह से हमने एक डॉक्टर साहब से मिला, उनका नाम था डॉक्टर ए.के. बर्दन। उन्होंने मुझे ये साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बताया, बहुत सारी जानकारी दी। तो उनके कहे अनुसार मैंने जो है आगे क्या करना है सोचा। तो मुझे मैंने देखा मेरे पास में तो सारा डाटा कलेक्ट किया हुआ है। तो मैंने जो है 10 साल की उम्र में डाटा कलेक्शन शुरू किया था। उसके बाद में मेरे पास में करीब बस उस समय तक 1500 से ज़्यादा डाटा कलेक्ट हो चुका था। तो मैंने वो डाटा कलेक्शन लेकर के B.के. जाना साहब के पास गए, जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते थे। तो वो उनके प्रोफेसर थे। तो उनसे मैंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करवाया, तो मुझे एक्सेलेंट रिजल्ट मिला। उसके अलावा जितना थियोरेटिकल पार्ट था, जो भी करना था, वो सब सूचना, वो सब चीज़ जो है, जो कुछ भी लिख लेना चाहिए था, जो थियोरेटिकल पार्ट, वो सब मैंने लाइब्रेरी में जा कर के वहाँ से जो भी बुक्स है उनसे मैंने वो सब चीज़ कंप्लीट किया। तो 1985 से लेके 1995 तक मैंने डाटा कलेक्शन किया। उसके बाद में बाकी 3 साल जो है, मैं जब यूनिवर्सिटी में था उस समय मैंने ये जो डाटा कलेक्ट किया है उसके ऊपर में जो थीसिस लिखना था वो भी, और जितना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और कैलकुलेशन वगैरह पार्ट था वो सब मैंने कंप्लीट किया। और बाद में मैं इसके बारे में आगे पढ़ने का कोशिश किया, मगर मुझसे हुआ नहीं, मौका मिला नहीं। तो मैंने इस चीज़ को बंद करके मैंने अपना संदूक में डाल दिया। उसके बाद में मैं चुप था, मैं अपना आगे का पढ़ाई किया और आगे बढ़ता चला गया। अब कुछ दिन पहले जब मैं विदुर राजीव जी का जो वीडियो है वो मैंने देखा, उस समय मुझे लगा आज तो यूट्यूब का एक जरिया है जिससे हर इंसान तक किसी भी बात को पहुंचाया जा सकता है। तो मैंने आज वीडियो बनाया है ताकि सबको ये बात पता लगे। मैंने मलयालम में वीडियो बनाया, लेकिन वो तो सिर्फ मलयाली लोग जो केरल में रहते हैं उन्हीं को उससे फ़ायदा होगा। तो मैंने सोचा हिंदी में अगर बनाऊँ तो शायद हमारे भारत में जितने भी किसान हैं, जितने भी लोग हैं, सभी को फ़ायदा होगा, पूरा भारत को फ़ायदा होगा। इसलिए मैंने इसको हिंदी में बनाया आज। तो मैंने ये पाया कि गाय जो है बहुत ही प्यारा जानवर है, मगर एक चीज़ हम सबको ध्यान देना चाहिए, जो लोग डेयरी फार्म चलाते हैं, जो लोग अपने घर में, गरीब लोग जो घर में 1-2 गायें रखते हैं, उनको भी फ़ायदा होगा अगर वो लोग इन चीज़ों का ध्यान दें। जैसा बच्चा पैदा होते वक्त हम लोग उसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, उनको अच्छी तरह से संभाल करके उनको साफ़ सुथरा करें। उसके अलावा जब गाय पैदा हो जाती है, गाय बच्चा पैदा कर लेती है, उसके बाद में उनके पेट से जो है गंदगी बाहर निकलता रहता है, वो लटका हुआ रहता है, करीब 1 घंटा तक वो लटके ही रहता है, उसके बाद ही गिरता है। तो वो पूरा गिर जाए तो उसको हटाना ज़रूरी है। कभी कभार जो होता है, ज़्यादातर अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो गाय खा जाती है उसको। अब जंगलों में रहने वाले जो भी गाय हैं वो तो खा जाती है उसको। वो एक कुदरत का एक नियम है कि वो खाएगी और उनका जो दूध देने का क्षमता है वो अपना बच्चा बढ़ने के हिसाब से क्षमता कम होता चला जाएगा, कम दूध मिलने लग जाएगा। जैसे अभी 4-5 महीने में बछड़ा या बछड़ी घास अच्छी तरह से खाना शुरू हो जाए तो उसके बाद में दूध बिल्कुल कम हो जाता है, बिल्कुल बंद ही हो जाता है। तो जो लोग दूध के लिए गाय पालते हैं, जो डेयरी फार्म चलाते हैं, उनको इस बात से बहुत नुकसान होगा।
उनको तो काफ़ी दिन तक दूध चाहिए। तो हम लोगों को इस चीज़ का बहुत ध्यान देना चाहिए। और अगला एक चीज़ ये है कि छोटी मोटी बीमारियां जो आते हैं गाय में, वो सब का ट्रीटमेंट जो है हम लोगों के वातावरण में, जो हम लोगों का प्रकृति है, इसी में है। लेकिन हम लोग ध्यान देना चाहिए और उस चीज़ को जान लेने से हमें उसका जो चिकित्सा है वो करने में सुविधा होगा। और मेरा गांव इतना दूर था कि हमारा जब जानवर बीमार हो जाता है तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाना है तो करीब करीब 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, शहर जाना पड़ता था ले आने के लिए। जब तक ले आते हैं तब तक तो गाय मर जाती है। तो इसीलिए गांव के लोगों के पास में उनका अपना जो क्या बोलते हैं नेचुरल मेडिसिन होता था, तो वो लोग उनको उसका ट्रीटमेंट करते थे। तो मैं भी कुछ चीज़ें उन्हीं लोगों से सीखा और मेरे घर में जितने जानवर हैं उनका देख रेख किया। तो मैं आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा गहराई पर नहीं जाता हूँ, बस आप लोग इतना जानिए कि अमावस्या के समय में कैलेंडर में देखिए, अमावस्या के दिनों में जो भी आप जिस भी आपके जानवर जो गाय हैं उसको क्रॉसिंग करवाएंगे तो आपको बछड़ी मिलेगा और पूर्णिमा के समय में आपको बछड़ा मिलेगा। तो ये चीज़ कैलेंडर में देख करके आपको करना है और अच्छी तरह से करना है। ये मैं तो सिर्फ प्राकृतिक नियम के बारे में बताया जो प्रकृति में होता है, जो नेचुरल है। और आर्टिफिशियल आजकल इंसेमिनेशन करते हैं, ओके, जिसमें जो है स्पर्म्स कलेक्ट किया जाता है, शुक्राणु कलेक्ट करके ले आते हैं, उसके बाद में उसको इंजेक्ट किया जाता है। तो उस चीज़ में ये चीज़ सही होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कब वो कलेक्ट करते हैं, किस जानवर से कलेक्ट करते हैं, कहाँ से कलेक्ट किया हुआ है, किस दिन कलेक्ट किया हुआ है, इसका जानकारी हमें नहीं होता है। और वो लोग जो कलेक्ट कर रहे हैं वो कितना ध्यान से उस चीज़ को करता है वो भी हमें मालूम नहीं है। तो ये जो है प्राकृतिक रूप से होता वाला चीज़ है। इसमें आप लोग सिर्फ गाय कब गर्म होती है उस चीज़ को, हीट जब हो रहा है वो चीज़ को ध्यान दें और क्रॉस कराएं तो बराबर आप जो लक्ष्य से उसको क्रॉस करवा रहे हैं, बछड़ा चाहिए तो बछड़ा, बछड़ी चाहिए तो बछड़ा, ये होता है प्रोसेस। और ये चीज़ आप करके देखिए, आप लोगों को फ़ायदा होगा। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो मैंने मलयालम में भी बनाया है, अभी जो है हिंदी में उसका ट्रांसलेट किया हूँ। और ये मेरा उद्देश्य हमारे देश में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको प्रोत्साहन मिले, वो भी साइंटिफिक रूप से अपने प्रकृति में, अपने आसपास में छोटा से शुरू करें, बड़ी चीज़ को पाए। और जितने साइंटिफिक रिसर्च करने वाले विद्यार्थी हैं उनको काम आए, वो भी इसी तरह से अपना पढ़ाई को आगे बढ़ाए। और जितना वेटनरी साइंस में है, वेटनरी डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको फ़ायदा हो। और प्रत्येक रूप से हमारे किसान भाई बहन लोग, जो भी लोग खेती करते हैं, जिनके घर में जानवर है, जो चाहते हैं कि हमारा जानवर बछड़ी हो या बछड़ा हो, बछड़ी ज़्यादातर लोग चाहते हैं क्योंकि दूध काफ़ी हमें ज़रूरत है, तो इन सबको फ़ायदा हो, ये सोच करके मैंने ये वीडियो बनाया। मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसका प्रयोग करें, इस मेथड का, और इससे लाभान्वित हो। मेरा इस वीडियो को आप सबने बड़ा समय के साथ बैठ करके आप तक देखा, उसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।